नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इसके। कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है। पूरे देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और ये मामले एक बार फिर से सिर्फ खबरों तक नहीं बल्कि हमारे आस पड़ोस में सुनाई पड़ने लगे हैं। खैर, आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर से कोरोना की गिरफ्त में हैं और इस खबर के बाद कई सवाल सिर उठाने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमिताभ बच्चन एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिग बी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी फैंस के साथ शेयर की है। बिग बी ने ट्विटर पर लिखा, मैं बस कुछ समय पहले ही कोरोना पॉजिटिव आया हूँ। जो लोग भी मेरे कांटेक्ट में आए हैं प्लीज खुद को टेस्ट करवा लें। अमिताभ आजकल क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 14 को होस्ट कर रहे हैं। इस गेम शो के दौरान वो कई कंटेस्टेंट के कांटेक्ट में आते हैं। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि वो कैसे संक्रमित हुए। अमिताभ बच्चन खुद को फिट रखने के लिए कई चीजें करते हैं। वो कोविड के वक्त से खुद भी खूब देखभाल भी कर रहे थे। केबीसी 14 के सेट पर अमिताभ बच्चन काफी सतर्क भी थे। अमिताभ का कोरोना पॉजिटिव होना इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि महानायक ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के साथ बूस्टर भी ले रखा है। ऐसे में वैक्सीन की सफलता पर सवालिया निशान लगना लाजमी है और सभी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना कैसे हो रहा है। और ये बात सिर्फ अमिताभ बच्चन की नहीं है बल्कि ओमिक्रॉन वायरस के फैलने के साथ वैक्सीन को लेकर सवाल उठने लगे थे। ये देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन उन लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है जिन्होंने वैक्सीन डोज ले रखी है। अब अमिताभ के कोरोना पॉजिटिव होने के साथ लोगों के जहन में एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं और इनके जवाब मिलना जरूरी है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर सवाल बेहद सीधा है कि आखिर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग क्यों संक्रमित हो रहे हैं? क्या है इसकी बड़ी वजह? क्या बूस्टर डोज ले चुके लोग कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं? अगर नहीं तो वैक्सीनेशन का क्या फायदा है? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेंबर कोविड टास्क फोर्स डॉक्टर गौतम भंसाली, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर टीएस क्लेयर और मैक्स हॉस्पिटल के पल्मोलॉजी प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर विवेक नांगिया। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो डॉक्टर गौतम, आपसे ही समझना चाहेंगे पहले, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामले सर उठाने लगे। हालांकि हो सकता है कि इतनी इंटेंस तरह से संक्रमण नहीं हो रहा है, लेकिन केसेस की जहां तक दर्ज होने की बात है वो अभी भी हो रहे हैं। और अब तो सदी के महानायक को दूसरी बार यानी दोनों डोजेस लेने के बाद और शायद बूस्टर लेने के बाद भी कोरोना हुआ है। तो हम हमेशा जैसे कि बात करते भी आए हैं कि कोरोना आपके आसपास से गया नहीं है, वो है, लेकिन हो सकता है कि म्यूटेशंस की वजह से उसकी इंटेंसिटी कम हो गई हो। डॉक्टर गौतम जी जी जी। एक बात तो सबको हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कोरोना एक वायरल डिजीज है। वायरस कभी मरता नहीं है, उसका कुछ अंश रहता है और वो म्यूटेंट होकर के अपना रूप बदल के बार बार अलग अलग तरीके से आता है। यस, उसकी वायरुलेंसी, उसकी इन्फेक्टिविटी और उसका जो घातक रूप होता है वो कम होने लगता है, उसकी पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लगती है। यही चीज चल रही है 3 वेव होने के बाद में। जब चौथी वेव के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग भविष्यवाणी की थी, काफी आईआईटी लोगों ने भविष्यवाणी भी की थी कि पर डे के 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 केस हुए। तभी भी मैंने ये कहा था कि ये एक तरह का सर्ज है, ये एक तरह के स्पाइक है केसेस का, ये कोई वेव नहीं है। अभी कोई भी वेव नहीं है। अभी भी यस, नंबर ऑफ केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, मुंबई के अंदर भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं, लास्ट हफ्ते में भी केसेस बढ़ गए थे। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूँ, ये वेव नहीं है, ये एक तरह का सर्ज है, ये एक तरह का नंबर ऑफ केसेस में स्पाइक है। इंटेंसिटी काफी कम है। कुछ लोग आ रहे हैं एडमिट होने के लिए, रिकवरी फेज भी बहुत फास्ट है। 3 से 5 दिन में पेशेंट नेगेटिव भी हो रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। जस्ट लाइक एनी अदर वायरल, चाहे वो डेंगू, चाहे वो लेप्टोस्पिरा, चाहे वो चिकनगुनिया, चाहे वो किसी भी तरह का वायरस, चाहे स्वाइन फ्लू के केसेस भी अभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं कोविड की तरह। टोमेटो फ्लू, एक ये नया फ्लू आया, इसमें से ये भी एक बहुत ही साधारण जैसा हो गया है। इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। यस, केसेस नंबर थोड़े बढ़े, थोड़ा सा सर्ज हुआ है। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम है। 99% पेशेंट घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
जो ओल्ड एज वाले जिनकी इम्यूनिटी कम है वो लोग जरूर हॉस्पिटल आ रहे हैं, पर उनको भी अधिकतर केसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मुझे लगता है सदी के महानायक को भी ये कोविड हुआ है, बट डरने की, घबराने की, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में हमारे पास हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस और सबको सब प्रोटोकॉल भी पता है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे पेशेंट हो। एवरीबडी नोज कि कोविड होने पे या नहीं होने पे या होने के पहले क्या करना है, क्या नहीं करना। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर नांगिया, जो म्यूटेशंस हो रहे हैं कोविड के, उसके बारे में हमको ज़रा जानकारी दे। देखिए, हमने कुछ वेव्स देखी जो कि बहुत इंटेंस थे, कुछ वेरिएंट्स देखे जो बहुत इंटेंस थे, लेकिन अब जैसे कि हम जानते हैं और जब अब तक जो पढ़ाई लिखाई की है कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट होता रहता है। अब इसके म्यूटेशंस थोड़े हल्के हो रहे हैं या हम वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट देख रहे हैं कि लोगों में एंटीबॉडीज़ और जो उनकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो गई है? मेरे ख्याल दोनों ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जो हमें देखना है। जो वायरस है, वायरस भी म्यूटेशन अंडरगो कर रहा है और हमारे लिए लकी बात है कि वायरस के जो न्यूअर म्यूटेंट्स आ रहे हैं वो थोड़े से माइल्डर वेरिएंट्स हैं, जिनकी इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है। कहने का मतलब है कि फैल तो ज्यादा रहे हैं, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, किंतु बीमारी जो है इतनी सिवियर नहीं हो रही है। हालांकि ये बात जरूर है कि आजकल जो हमें देखने को मिल रहा है, अब वो माइल्ड इलनेस पहले होती थी, जैसे कि अभी हम अगस्त में हैं, तो जून जुलाई में जो था हमें माइल्ड इलनेस ज्यादा मिलती थी। अब हमें मॉडरेट इलनेस भी देखने को मिल रही है, जिसमें लोगों में निमोनिया डेवलप हो रहे हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ रही है, प्राइमरी लंग प्रॉब्लम के लिए भी। एक तो ये कारण है, ये जो वायरस है म्यूटेट करता रहता है, इसके डिफरेंट प्रकार के कॉम्बिनेशन बन के आते रहते हैं। करंटली BA.2 है, कोई 2.5 है, कभी 5.0 है, सो ये सब वेरिएशन चलती रहती है। दूसरा, जो हम लोगों ने वैक्सीनेशन दिए हुए हैं उससे डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम तैयार रहता है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, जिसकी वजह से आप इन्फेक्शन को तो कम्प्लीटली नहीं रोक सकते, किंतु उसकी सिवियरिटी को जरूर कम कर सकते हैं। इसलिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। वैक्सीन का बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप बारिश में जब निकलते हैं तो एक छाता लेके निकलते हैं, छाते के बावजूद आप थोड़े बहुत गीले होते हैं जरूर, किंतु फिर भी आप छाता अपने सर से हटाते नहीं है, क्योंकि तब ज्यादा गीले होने की संभावना रहती है। बिल्कुल ऐसे ही वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज नहीं ली है, उनमें ज्यादा सिवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक वैक्सीन का इफेक्ट यूजुअली 3 से 6 महीने तक रहता है और फिर वेन ऑफ करना शुरू कर जाता है। सो उसके बाद चौथी डोज की जरूरत है कि नहीं है, ये तो टाइम के साथ ही पता लगेगा, किंतु अभी मैं सवाल जो कि मैं डॉक्टर क्लेयर से तीसरा पूछना चाह रही थी, मेरा अगला सवाल जो कि मैं डॉक्टर क्लेयर से पूछना चाह रही थी वो कहीं ना कहीं यही है कि जो डॉक्टर नांगिया भी कह रहे थे अभी कि जो एक वैक्सीन का इम्पैक्ट है वो 3 से 6 महीने का है। तो ये अब तक हम लोगों को नहीं पता है कि वैक्सीन जब फेड आउट होना शुरू हो जाता है, उसका जब असर फेड आउट होना शुरू हो जाता है तो क्या आपकी इम्यूनिटी डिप हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है? और वैक्सीन के अलावा जो अब आप बूस्टर डोज ले रहे हैं, कहा ये भी जा रहा है कि बूस्टर डोज लेने के बाद 14 दिन जो है आपको काफी सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि तब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं कोविड इन्फेक्शन के लिए। तो ये कितना सही है? और वैक्सीनेशन जब फेड आउट हो जाता है तो आपकी इम्यूनिटी और आपकी जो बॉडी की फाइट करने की ताकत है वो वापस बैक टू जीरो हो जाती है? देखिए, ऐसे है कि पहली बात तो जैसे डॉक्टर नांगिया साहब ने कहा है कि जो वैक्सीन की इफेक्टिविटी है, मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स तो है। 6 मंथ के बाद वेन ऑफ होती है और बूस्टर के बाद कोई 14 डेज के लिए आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ तक साइंटिफिकली डेटा है। सो इट रियली डजंट मैटर, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि जी मैंने बूस्टर लिया था, मेरे को ये सिम्टम हो गए, कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी वाले लोग हैं जिनको थोड़े सिम्टम होते हैं और उससे डेफिनेटली इम्यूनिटी लो नहीं होती, बल्कि वो तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नांगिया, आप इस पर और जानकारी देना चाहेंगे? जो आप बोल भी रहे थे उसको कंटिन्यू करें। सो बेसिकली वैक्सीन से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एक लॉन्ग टर्म इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा। अभी जो वैक्सीन बन रहे हैं ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर फोकस करके बन रहे हैं। अगर आगे फ्यूचर में एक पैन कोरोना वायरस वैक्सीन बन सकेगा अगर, सो डेफिनेटली उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा लोगों के अंदर। अभी कुछ नेजल वैक्सीन बन रहे हैं जिनसे हमें उम्मीद है कि उनका और ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा।
अदरवाइज अगर एक 4th डोज का भी अभी तक कोई ज्यादा स्टडीज नहीं है उसको रेकमेंड करने के लिए। ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है ज्यादा बूस्टर्स लगाने के बाद भी। कुछ लोगों ने अपने आप से बाहर ट्रैवल कर करके 3rd, 4th, 5th डोजेस भी लगवा ली हैं, जिनसे मुझे नहीं एब्सोल्युटली, लगता ये जो आपने बात फायदा कही ना होगा। डॉक्टर नांगिया, ये ज्यादातर जो लोग ट्रैवल करते हैं ना उन लोगों के केसेस जी। में दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं जहाँ अलग अलग वैक्सीनेशन है और वहाँ के उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स लेने पड़ रहे हैं, और जब भारत में आ रहे हैं तो वैक्सीनेशन के साथ साथ उनको बूस्टर भी लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं के ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहाँ पर आपकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही इस वैक्सीन को लेकर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है इतने तमाम वैक्सीनेशन को लेकर। की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों में एक सूडो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हम लोगों ने तो एक्स्ट्रा वैक्सीन ले रखे हैं और हम फुल प्रूफ हो गए हैं कि अब हमें कोरोना नहीं हो सकता। एक बात जो मैं सब लोगों से ये कहना चाहूंगा और ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ के इसको फॉलो करें कि जैसे ही आपको बुखार होता है, जो पहला दिन आपका बुखार का है, खांसी है, जुकाम है, गला दर्द है, बॉडी एक्स है, इवन लूज मोशन भी अगर आपको हो रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी चाहिए कि अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, इसके बजाय कि आप इधर उधर घूमते रहें उसके बावजूद। बिकॉज क्या होता है कि उस टाइम पे ही यही टाइम होता है कि जब हम अपने सिम्टम्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बाहर घर से जाते हैं और औरों में ये बीमारी फैलाते हैं। जो फर्स्ट डे जिसको सिम्टम डेवलप होता है, कॉफ, कोल्ड, फीवर, बॉडी एक्स, लूज मोशन, उस दिन ही अपने आप को आइसोलेट कर लें, तो आपकी एक जो आपकी औरों के प्रति जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति, वो बहुत जरूरी है आपको उसका ख्याल रखना। बिल्कुल डॉक्टर गौतम, अब जो हम केसेस में बढ़ोतरी देख रहे हैं, कुछ पॉकेट्स हैं स्पेसिफिकली जहां पर केसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, भले ही वो माइल्ड हैं, ये कहां से रिपोर्ट हो रहे हैं, भारत के किस कोने में और किस तरह के एज ग्रुप में? माइल्ड ही सही लेकिन ये केसेस आ रहे हैं। ये जो केसेस हो रहे हैं लगभग हर जगह पे हो रहे हैं। मुंबई में काफी मात्रा में बीच में पिछले सप्ताह में काफी ज्यादा केस हो गए थे, अभी वापस थोड़ा कम हो गए, लेकिन कल से वापस हो रहे हैं। मुंबई में भी केसेस बढ़े हैं। ऐसे दिल्ली के अंदर भी पिछले 1-2 हफ्ते में केसेस बढ़ने लगे थे। कुछ केसेस जयपुर के अंदर भी मिले थे, कुछ पूना में मिले थे, कुछ केरला में मिले थे। अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में, ऐसा नहीं है कि जैसे फर्स्ट वेव सेकंड वेव थी कि पहले केरला, मुंबई, देन रेस्ट ऑफ द कंट्री, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तीनों में ऐसे ही चला था। बट इस टाइम में ऐसा नहीं, इसलिए मैं इसको बार बार सर्ज या स्पाइक बोलता हूँ कि थोड़ा सा बढ़ रहे हैं और फिर अपने आप कम हो रहे हैं। विद इन ए वीक और 2 वीक कम भी हो रहे हैं। एज ग्रुप की जहां तक बात है, हर एज ग्रुप में हो रहे हैं। छोटे बच्चों में भी हो रहे हैं, बड़े बच्चों में भी हो रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा माइल्ड है। मतलब ऐसा माइल्ड है कि लगता है कि हल्का सा गला खराब या सर्दी जुकाम हुआ और 2-3 दिन में ठीक हो गया। तो सीनियर सिटीजन टाइप के लोग हैं, मोर देन 65-70 के, इनको मैंने एडमिट भी किया मेरे पास में। उन लोगों में थोड़ा सा केसेस बढ़े जहाँ पे 1-2 लीटर ऑक्सीजन लगवाने की जरूरत भी पड़ी है। कुछ पेशेंट ऐसे भी आए हमारे पास में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे और सीटी स्कैन में स्कोर उनका आउट ऑफ 25 17-18 के आसपास में भी आया, जहां हमने वापस काफी लंबे टाइम बाद रेमडेसिविर और कुछ मात्रा में स्टेरॉइड का भी यूज करना पड़ा। ऐसा बहुत कम परसेंटेज है जहां पे थोड़ी सी सीवियरिटी दिखी है। 1-2 पेशेंट बाईपैप मशीन या वेंटिलेटर पे भी गए हैं, लेकिन वो हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे और 1-2 ऐसे भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था। अच्छा। इसलिए बार बार हम लोग बोलते हैं कि वैक्सीन सबसे बड़ा वेपन है इस बीमारी से निपटने का। बट कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। वी शुड नॉट बी फियरफुल एट ऑल, बट यस वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस डिजीज। तो डॉक्टर गौतम, क्योंकि माइल्ड है उस केस में भी क्या 14 दिन की आइसोलेशन जरूरी है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन में लोग ठीक हो जा रहे हैं जो केसेस माइल्ड हैं, तो जरूरी है क्या 14 डेज का आपको आइसोलेटेड पीरियड रखना हो और ऑब्जर्वेशन में रहना हो इस तरह से? नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरह का हमारे यहाँ पे गाइडलाइन चल रही है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसको भी फॉलो कर रहे हैं कि अगर आपको सिम्टम फ्री टोटल 5 डेज अगर आप सिम्टम फ्री है, आपको कफ नहीं है, कोल्ड नहीं है, फीवर नहीं है, देन यू कैन कम आउट वेदर रिपोर्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। 5 दिन अगर आप कंटिन्यूस सिम्टम फ्री है, आपको फीवर नहीं है, कफ नहीं, कोल्ड नहीं है, तो आपको उसके बाद आइसोलेट रखने की जरूरत नहीं है। यस, आपको मास्क पहनना चाहिए सो दैट अभी भी वायरस आपके अंदर है, चाहे वो डेड वायरस ही है जो कोविड रिपोर्ट में पॉजिटिव दिखाता है, बट आप मास्क पहन कर रखो सो दैट आप किसी और को इन्फेक्ट नहीं करें। तो 14 डेज आइसोलेशन नॉट रिक्वायर्ड नाउ। डॉक्टर क्लेयर कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर क्लेयर? मैं ये कहना चाहता था, जैसे डॉक्टर नांगिया ने कहा कि उन्होंने बहुत जोर से रिक्वेस्ट करी है लोगों को
कि जिनको सिम्टम शुरू होते हैं, कोई फीवर है या जुकाम है या खांसी लगती है या लूज मोशन लगती हैं, तो उनको आइसोलेट होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, पर मैं ये समझता हूँ कि इन एडिशन टू आइसोलेशन उनको उनको मास्क जरूर पहननी है, क्योंकि उस वो स्टेज है कि जब इन्फेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और वो घर वालों को दे सकते हैं या जो उनके कुलीग हैं। जैसे अगर आपने आप काम पे गए हो, वहाँ आपको सिम्टम शुरू हो गए हैं, तो इमीडिएटली आपको मास्क जरूर पहननी चाहिए, सो दैट इट डजंट स्प्रेड टू अदर। ये हमारी जिम्मेवारी है सब लोगों की, कि अगर आप दूसरों को बचाना भी हमारी जिम्मेवारी, अपना बचना तो जरूरी है ही है, दूसरों को बचाना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो डॉक्टर नांगी, आप कहीं ना ये अच्छा किया, आप दोनों डॉक्टर्स ने काफ़ी हद तक लोगों को आगाह किया और उनको दरख्वास्त की कि वो थोड़ा सा अलर्ट रहें। लेकिन जो एक बेपरवाह एटीट्यूड है ना लोगों का, जो कंप्लेसेंट एटीट्यूड है ना, वो बहुत ज़ोरों से अब दिखाई दे रहा है, और ख़ासतौर से ज़्यादा अब, क्योंकि अब लोग बाहर निकलना शुरू हो गए, घूमना फिरना शुरू हो गए हैं, और अकेले नहीं जा रहे हैं, फैमिली को साथ में ले जा रहे हैं, माता पिता बच्चों सबको लेके जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर आपने वैक्सीनेशन भी ले ली है, आपने बूस्टर डोज भी ले लिया है, तब भी खतरा तो बना हुआ है ना, क्योंकि आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, आप इतने ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कंप्लेसेंसी है जो हमें लोगों को प्रॉब्लम में डाल रही है। आई थिंक एक टाइप का मास्क फटीग आ गया है सब लोगों के अंदर, के मास्क पहन पहन के हम लोग थक गए हैं, पर अभी क्या करें, हमारे जरूरी है पहनना। और एक चीज और भी बहुत जरूरी है जो डॉक्टर क्लेयर साहब ने भी कही, कि सब लोगों को अपना टेस्ट भी कराना बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है कि जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं, पर जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए कहीं ज्यादा है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग अपने आप को अब टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये समझ के कि ऑर्डिनरी वायरल इन्फेक्शन है, 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा, हमें लेने की जरूरत नहीं है। पर टेस्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कॉम्प्लिकेशन बाद में डेवलप होती है, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि किस वजह से हुई है, कोविड की वजह से हुई है या जो फीवर था वो कोविड था कि नहीं था। अब उसकी कॉम्प्लिकेशन को हम हैंडल करें तो एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि उस पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। इसलिए चाहे रैपिड एंटीजन टेस्ट करें, चाहे आरटीपीसीआर करें, चाहे सीबी नैट करें, पर टेस्ट जरूर करें, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कितने केसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर बंसाली? जी, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के भी कुछ केसेस हमने देखे हैं। पोस्ट जिसमें जीबीएस, एक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस कुछ दिखे हैं, कुछ कार्डियोलॉजिकल दिखे हैं। हाइपोनेट्रीमिया हमने काफी पेशेंट्स में दिखा है कोविड में, स्पेशली एल्डरली ग्रुप के अंदर, जिसमें सोडियम लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट ड्राउजी, डिसोरिएंट होने लगता है। जीबीएस के हमने खुद ने, मेरे बॉम्बे हॉस्पिटल हमने कुछ पेशेंट्स देखे हैं, जियाबेरी सिंड्रोम जिससे बोलते हैं, जिसमें पैरों में, हाथों में बहुत ज्यादा वीकनेस होने लग जाती है। क्लॉट के भी केसेस दिखते हैं, लेकिन जिसमें डी डायमर वगैरह होता है, अगर टाइमली और प्रॉपर इलाज लेते हैं तो वो ठीक रहता है। और लॉन्ग टर्म जो थोड़ा फटीगनेस है या थोड़ा ब्रेथलेसनेस है, वो कुछ केसेस में अभी भी देखने को मिल रही है। जो पेशेंट सेकंड वेव में पीड़ित थे, उनमें कुछ परसेंटेज केसेस में अभी भी ब्रेथलेसनेस ऑफ एग्जर्शन और आप कह सकते हैं कि फटीगनेस देखने को मिल रहा है, बट बहुत ज्यादा व्यापक मात्रा में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन नहीं के बराबर। डॉक्टर क्लेयर, ये बताएं हमें कि अब मान लीजिए किसी के साथ कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी है और उन्हें कोविड भी हुआ है, और कोविड के साथ साथ किसी तरह का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी है, क्या इस तरह के जटिल केसेस भी आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? हो सकता है शायद उम्र दराज लोगों के बीच में हो। क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? क्या हम जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले से ही क्या हम पकड़ सकते हैं? कोविड होने के बाद अगर आप रेगुलरली टेस्ट कराएं, और ख़ासतौर से अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो किस तरह के टेस्ट से ये पता चल सकता है कि कोविड होने के बाद लॉन्ग रन में आपको इम्पैक्ट दिखेगा? दो तीन तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं पोस्ट कोविड। एक तो लंग कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो उनको हमें फॉलो अप करना पड़ता है सिम्टम्स और सीटी स्कैन के जरिए कि उनकी लंग की सिचुएशन क्या है। दूसरा कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होती हैं। कार्डियक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा उन लोगों में होती हैं जो कि मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ हैं। माइल्ड डिजीज़ वालों को फॉर्चुनेटली ऐसी कार्डियक कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम होती हैं। और जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है तो उनके लिए तो हम अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन उनके लिए ईसीजी और एको करते हैं। और कई लोग बहुत ऐसे कोविड के पेशेंट थे, पर्टिकुलरली थर्ड जो हमारी वेव आई थी उसके बाद हार्ट की रिदम की बहुत प्रॉब्लम थी, पैल्पिटेशन, इरेगुलर हार्ट बीट,
और जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी काफी रिदम की प्रॉब्लम थी, उन लोगों के लिए हमें होल्टर से उनको असेस करते हैं। दूसरा, हम सब लोगों को ये भी कहते हैं कि भाई अगर आपको कोविड हुआ है या सीवियर पर्टिकुलरली अगर कोविड हुआ है, तो उन लोगों को 2 महीने के बाद, 1.5 या 2 महीने के बाद कोविड रिकवरी के बाद उनको एको और ईसीजी कराना चाहिए, ताकि हार्ट में कोई अगर कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डाइटिस की वजह से उसका पता चल जाए। और उसको देखने के बाद ही हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो एक्सरसाइज अपना प्रोग्राम शुरू करें। तो हम कहते हैं कि कोविड के बाद जब भी आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है, प्रोग्राम शुरू करना है, तो एक बार कार्डियक चेकअप कराना जरूरी है। जिन लोगों को मॉडरेटली सीवियर डिजीज हो, जिन लोगों को माइल्ड डिजीज हो, या उन लोगों को ये सारा एग्जामिनेशन करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन होती है कोविड के, जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा हुई है, वो है लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत हुई हैं। उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हुई है। ये कई मरीजों को 3-3 महीने, 6-6 महीने लग गए उससे रिकवर करने के लिए। और हमें कई मरीजों के लिए हमें साइकेट्री की हेल्प या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेने की जरूरत पड़ी। डॉक्टर नागिया, कोविड के दौरान हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे केसेस आए जो कि कोविड बीमारियां आई हैं जो कि कोविड की वजह से हुई हैं, जिसमें से ब्लैक फंगस बहुत आम रही है, बहुत सारे लोगों को हुई है, बहुत सारी जानें भी गई हैं इसकी वजह से। क्या इस तरह से कोविड से निकल कर आने वाली बीमारियां अभी भी रिपोर्ट हो रही हैं? क्या अभी भी आपको उसके पेशेंट्स मिल रहे हैं? जी, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी देखने को मिल रही हैं, जिसमें से अब ब्लैक फंगस तो नहीं आ रही, किंतु ट्यूबरकुलोसिस काफी कॉमनली देखने को मिल रही है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है उनके साथ इन्फेक्शन होना, वो भी काफी कॉमन दिख रहा है। एक चीज और जो डॉक्टर बंसाली ने भी शुरू में कही थी कि स्वाइन फ्लू के भी केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। को एग्जिस्टिंग स्वाइन फ्लू एंड कोविड, एक ही पेशेंट में दोनों वायरसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। सो इसलिए थिंग्स काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कई बार। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को टेस्ट करके रखें, ताकि एक हम लोग के लिए भी इजी रहेगा ट्रीट करने। लेकिन आपने कहा ट्यूबरकुलोसिस के भी केसेस आ रहे हैं, तो कोविड होने के बाद फिर टीबी के साथ इसका क्या संबंध है? कोविड एक ऐसा वायरस है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इम्यूनिटी लो होती है तो जो हमारे बॉडी के अंदर के कीटाणु है, या अगर हम बाहर से कोई कीटाणु अक्वायर करते हैं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। टीबी तो एक ऐसी बीमारी है हमारी कंट्री में जिसमें 1/3 लोग लेटेंट टीबी से अफेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर टीबी का बैक्टीरिया बैठा हुआ है, पर वो हमारी इम्यूनिटी उसको सप्रेस करके रखी हुई है। जैसे ही इम्यूनिटी में कहीं भी ब्रेकडाउन होता है, सो जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, पनपना शुरू कर देते हैं। सो जो हम लेटेंट टीबी में रह रहे होते हैं इतने लंबे टाइम से, वो एकदम चेंज होकर एक्टिव टीबी में शुरू हो जाता है। सो ये काफी देखने को मिल रहा है। किसी को ग्लैंड्स की टीबी हो रही है, किसी को लंग्स की टीबी हो रही है, किसी को अब्डोमेन में टीबी हो रही है, और किसी को ब्रेन में टीबी हो रही है। सो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में लेटेंट रहती है और इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से एक्टिव हो जाती है। अच्छा, स्वाइन फ्लू का आपने जिक्र किया, तो स्वाइन फ्लू आपको हुआ है, इसके साथ साथ कोविड होता है, या कोविड है इसीलिए स्वाइन फ्लू हो रहा है, या दोनों अलग अलग इन्फेक्शंस हैं, बस एक मौके पर एक इंसान को हो रहे हैं? प्रॉब्ली दोनों अलग अलग इन्फेक्शन हैं जो एक मौके पे ही मिल रही हैं यहाँ, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा कॉमन हो रहा है। इस मौसम में जब बारिशें होती हैं दिल्ली में, उस टाइम पे स्वाइन फ्लू भी वैसे भी कॉमन होता है। सो अभी क्योंकि हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ज्यादा अच्छे टेस्ट आ गए हैं जिनसे हम जल्दी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए स्वाइन फ्लू भी काफी डिटेक्ट हो रहा है और कोविड भी काफी डिटेक्ट। डॉक्टर बंसाली, क्योंकि अभी माइल्ड केसेस आ रहे हैं कोविड के, तो ऐसे में सिम्टम्स में कोई बदलाव है? क्योंकि आजकल देखिए वायरल भी है ना, बहुत लंबा लंबा चल रहा है, और ऐसे नहीं कि एक हफ्ते में खत्म हो रहा है, लोगों को महीना महीना लग जाता है खांसी छूटने में या जुकाम छूटने में। तो अब ऐसे में माइल्ड कोविड अगर हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या अलग हो गए हैं? तो सिम्टम अभी भी लगभग वैसे ही हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन में होता है। कोल्ड, कफ, ड्राई इरिटेटिंग कफ, हेडेक होना, फीवर होना, समटाइम कुछ लोगों में लूज मोशंस होता है, और अगर सीवियरिटी होती है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह आती है। सो माइल्ड कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, गला में इरिटेशन होना, दी जाता है नॉर्मल सिम्टम जो लगभग हर तरह की वायरल बीमारी में होती है। उससे से कोविड में भी एक तरह के सिम्टम होते हैं। एडिशन टू दैट उनमें थोड़ा सा लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल जो आजकल कम देखने को मिल रही पेशेंट्स लोगों में, बट लूज मोशंस वगैरह है जो एक डिफरेंट वेरिएंट ऑफ डिफरेंट इसमें सिम्टम्स है कोविड के अंदर, अदर देन दैट डेंगू या मलेरिया या बाकी बीमारी की अपेक्षा, बट ऑलमोस्ट सेम एक जैसे ही सिम्टम रहते हैं इसके अंदर।
डॉक्टर क्लेयर, क्योंकि हम जब कोविड की शुरुआत हुई थी, जब वैक्सीन नहीं आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने अलग तरह की सप्लीमेंट्स खानी शुरू कर दी थी और तमाम तरह की स्टेमिना और मल्टीविटामिन्स लेने शुरू कर दिए थे। अब तो खैर वैक्सीन है, आपके पास बूस्टर डोज भी आ गई है, जिसको लेके हालांकि जागरूकता कम है, लोग ले नहीं रहे हैं बूस्टर डोज, जो कि ले लेनी चाहिए। इसके अलावा क्या मल्टीविटामिन्स भी खानी चाहिए? वो डोज आपकी बरकरार रहे? विटामिन सी को लेकर जो दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या वो खाती रहनी चाहिए या उसकी ज़रूरत नहीं है? तो मेरे ख्याल में तो अगर जो हेल्दी डाइट हम खाते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल खाते हैं, तो मेरा ख्याल उनके विटामिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वो ज़्यादातर लोगों को, जिन लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, उन्हीं को लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी है, वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। जिन लोगों को विटामिन डेफिशिएंसी है नहीं, वो खाए जा रहे हैं। सो इन जनरल प्रिवेंशन के लिए मेरे ख्याल में विटामिन खाने की कोई ज़रूरत नहीं एक एवरेज इंडियन को। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो हमारी इस सिचुएशन है, इस पेंडेमिक की, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में कंप्लायंस की है। जैसे आपने पहले भी कहा कि लोग बहुत लापरवाह हुए हैं, पार्टियां शुरू हो गई हैं, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो 90% लोग मास्क नहीं पहनते आजकल। तो पर अगर ये कंट्री को डिसिप्लिन में लाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं दो तरह के लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो केयरफुल रहें। एक तो जैसे डॉक्टर नांगिया ने कहा था कि जिन लोगों को सिम्टम शुरू हुए हैं वो आइसोलेट हो जाए और वो मास्क पहने, दैट इज वन थिंग, कि उनका वो स्प्रेड ना करें। दूसरे, जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज है, जिसको डायबिटीज है, बुजुर्ग लोग हैं, वो अपना ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर उनको तकलीफ होती है या कोविड इन्फेक्शन होता है उनको, इवन हालांकि अभी रिसेंट जो वेरिएंट्स हैं वो माइल्ड हैं, लेकिन बिल्कुल। उनको फिर भी ज़्यादा डिजीज हो सकती है, उनको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, बिल्कुल। तो कोविड गायब नहीं हुआ है, माइल्ड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन आपको एहतियात अभी भी बरतना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।